वेलकम गाइस वंस अगेन। पनिशर वेब सीरीज के एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि फ्रैंक कासल की सच्चाई जानकर एमी बेंडिक्स के मन में उसके लिए रिस्पेक्ट डेवलप हो गई है और ये दोनों कार्ड गेम खेल रहे होते हैं। एमी बेंडिक्स को अब फ्रैंक कासल पे भरोसा होने लगा है तो वो अपने बारे में फ्रैंक कासल को बताने लगती है। एमी बेंडिक्स बताती है कि मैं और मेरे ग्रुप को लास्ट असाइनमेंट रशियन माफिया से मिला था। हमारे क्रू को हायर करने वाले शख्स का नाम सार्जी कोंचेविस्की है और वो यही न्यूयॉर्क शहर में ही ऑपरेट करता है। अब ये जानकारी मिलने के बाद फ्रैंक कासल डिसाइड करता है कि सार्जी कोंचेविस्की को ढूंढा जाए और उससे काम की इन्फॉर्मेशन निकाली जाए। सार्जी तक पहुंचने के लिए फ्रैंक कासल टर्क बैरेट तक पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा, पर टर्क बैरेट काफी नानुकर करता है। पर जब फ्रैंक कासल उसे ढंग से धमकाता है तो वो डरते डरते राजी हो जाता है। फ्रैंक कहता है कि मुझे सार्जी कोंचेविस्की को ढूंढना है तो टर्क बताता है कि सार्जी रशियन माफिया का बंदा है और रशियन माफिया कजान जिम से ऑपरेट करता है। फ्रैंक कहता है कि टर्क तुम कजान जिम जाओ और एक मीटिंग फिक्स करो, यह कहकर कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उन लोगों को चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डुमोंट के अपार्टमेंट में बिली रूसो जब सो रहा होता है तो उसके नाइटमेयर्स उसे फिर से हॉन्ट करते हैं, पर क्रिस्टा डुमोंट आकर उसे जगाती है। डुमोंट अपने थेरेपी सेशन के एक्सपीरियंस का यूज करके बिली रूसो को कंफर्ट करती है। रूसो पूछता है कि डॉक्टर तुम्हें मेरे बारे में पता था, फिर भी तुमने मुझे अपने अपार्टमेंट में अंदर आने क्यों दिया? तो डॉक्टर डुमोंट सिर्फ यही जवाब देती है कि मैं तो बस तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। वहीं दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट लौटने के बाद डीना बदानी फ्रैंक कासल को इन्फॉर्म करती है कि रूसो ने आर्थर वेल्स का मर्डर कर दिया है। इसके बाद जब फ्रैंक कासल और डीना बदानी रूसो के एक्शंस को डिस्कस कर रहे होते हैं तो एमी बेंडिक्स फ्रैंक कासल से कहती है कि डीना बदानी होमलैंड सिक्योरिटी के एजेंट है, तो क्या ये रशियन माफिया से डील करने में हमारी हेल्प कर सकती है? तो फ्रैंक कासल एमी बेंडिक्स को समझाता है कि डीना अभी काफी डिस्टर्ब्ड है और वो रूसो के केस में फुली इन्वॉल्व है और हमें रशियन माफिया को खुद ही डील करना होगा। अब इनकी बातें सुनकर डीना समझ जाती है कि फ्रैंक कासल रूसो को हैंडल करने से ज्यादा एमी बेंडिक्स के केस को हैंडल करने में इंटरेस्टेड है। तो डीना बोलती है कि तुम लोग ये शहर छोड़ दो तो बेहतर होगा, फिर चाहे कुछ भी करना। वहीं दूसरी तरफ अपने मिशन की फेलियर के बाद जॉन पिलग्रिम खुद को बेल्ट से पीट पीट कर पनिश कर रहा होता है। तभी एंडरसन और एलिजा स्कल्ट्स पिलग्रिम फैमिली को विजिट करने आते हैं। एंडरसन जॉन पिलग्रिम को इन्फॉर्म करता है कि जो इन्फॉर्मेशन फ्रैंक कासल और बेंडिक्स के पास मौजूद है वो हमारी टेस्टामेंट इंडस्ट्री और हमारे पॉलिटिकल कैंपेन को सीरियसली डैमेज कर सकती है। एंडरसन कहता है कि जॉन तुम्हें न्यूयॉर्क शहर वापस जाना होगा ताकि फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स को ठिकाने लगाकर वो इन्फॉर्मेशन हासिल करो। हालांकि जॉन न्यूयॉर्क जाना नहीं चाहता क्योंकि उसकी वाइफ यहाँ पे बहुत बीमार है और उसे केयर की सख्त जरूरत है, पर जॉन को मजबूरन जाना होगा और वैसे भी न्यूयॉर्क में उसके कुछ पुराने दुश्मन हैं। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डुमोंट रूसो के लिए कुछ न्यू कपड़े ले आती है और पूछती है कि अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है, क्या करने वाले हो तुम? तो रूसो कहता है कि मैं वापस हॉस्पिटल तो नहीं जाऊंगा, मैं मरना पसंद करूंगा पर हॉस्पिटल लौटना हरगिज नहीं। डॉक्टर डुमोंट रूसो को समझाती है, उसे एहसास है कि रूसो किस दौर से गुजर रहा है और इसे डील करने का हर एक का अपना अपना तरीका होता है। इसके बाद फ्रैंक कासल की फोर्स करने पर टर्क बैरेट रशियन माफिया के अड्डे कजान जिम पहुंच जाता है, जहां वो कजान से सार्जी कोंचेविस्की के बारे में पूछता है और शिकागो के कुछ बिजनेस के बारे में भी बात करता है। अब कजान को पता है कि शिकागो में ही सार्जी मारा गया है तो उसे लगता है कि सार्जी कोंचेविस्की के मर्डर में शायद टर्क इन्वॉल्व हो सकता है। तो कजान अपने पहलवानों को ऑर्डर दे देता है कि टर्क को दबोच लो क्योंकि शायद टर्क से कोंचेविस्की के कातिल की जानकारी मिल सकती है। और इसी सब को फ्रैंक कासल दूर से नोटिस कर रहा होता है और इसके बाद फ्रैंक कासल डीना बदानी के अपार्टमेंट लौट आता है, जहां पर फ्रैंक को टर्क बैरेट का कॉल आता है। टर्क कजान की फोर्स करने पर फ्रैंक कासल को अपनी शॉप में ही मीटिंग करने के लिए बुला रहा है। अब फ्रैंक कासल को अंदाजा है कि ये मीटिंग सिर्फ एक ट्रैप है रशियन माफिया का, तो फ्रैंक कासल इस सिचुएशन को डील करने का प्लान बनाता है। वहीं डुमोंट के अपार्टमेंट में जब डुमोंट जैक नेल्सन नाम के एक वेटरन का थेरेपी सेशन ले रही होती है तो रूसो चुपचाप से इनकी बातें सुनता है। जैक नेल्सन यूएस आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद से ही काफी अनकंफर्टेबल है और गाइस इसे भी लेविस विल्सन जैसा कुछ कीड़ा है। डॉक्टर डुमोंट नेल्सन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसे अपने इश्यूज को एक्सेप्ट करने की जरूरत है और वो अपनी करंट सिविलियन लाइफ को एक्सेप्ट करे। इसके बाद एजेंट मदानी कर्टिस होयल से मिलने जाती है और कर्टिस यहाँ पर वेटरन्स का थेरेपी सेशन लेता है। एजेंट मदानी रूसो और फ्रैंक कासल से उसके कनेक्शन के बारे में बात करती है, पर कर्टिस कहता है कि वेटरन सपोर्ट ग्रुप को अटेंड करना मेरी टॉप प्रायोरिटी है, तुमसे मैं बाद में बात करूंगा, मगर तुम चाहो तो अभी इस सेशन को अटेंड कर सकती हो, शायद इसी बीच तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाए। एजेंट मदानी भी सेशन को ज्वाइन कर लेती है, पर जैक नेल्सन काफी हाइपर होकर बोलता है कि ये सिविलियन यहाँ पे क्या कर रही है। तो एजेंट मदानी उसे यह कहकर शांत करा देती है कि बेशक मैं तुम्हारी तरह आर्मी में नहीं थी, पर मैंने यहीं रहकर देश को सर्व किया है
मैंने धोखा खाया है और अपने टीम के एजेंट्स को भी खोया है और मैं खुद भी मौत को देख चुकी हूँ, तो इस तरह से मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। सेशन के बाद कर्टिस और डीना बदानी रूसो के बारे में डिस्कस करते हैं कि कैसे उसके केस को हैंडल किया जाए, कैसे उसे सजा दिलवाएं। वहीं दूसरी तरफ टर्क बैरेट के शॉप में रशियन माफिया के लोग फ्रैंक कासल के लिए एम्बुश सेट करके बैठे थे, पर फ्रैंक कासल को इसका अंदाजा था, तो वो टर्क बैरेट के शॉप जाने के बजाय कजान के जिम पहुंच जाता है और कजान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अब कजान को लगता है कि फ्रैंक कासल ने ही सार्जिक कॉन्चोविस्की को मारा है, तो वो अपने पहलवानों को फ्रैंक कासल पे छोड़ देता है, पर फ्रैंक कासल पिटता पिटाता सभी होस्टाइल्स को डिफीट कर देता है। गाइस, ये द पनिशर खून दे देकर पिटता भी खूब है, पर अपने दुश्मनों को पीटता भी खूब है। और यहाँ इसके हाथ में जो भी पड़ा, रॉड, वेट व्हील, सबका यूज करके इसने गुंडों की मार लगाई है। फ्रैंक कासल कजान को धमकाते हुए पूछता है कि तुम्हें किसने हायर किया है, किसके कहने पर काम कर रहे हो तुम लोग। कजान बताता है कि हमारे बॉस का नाम निकोलाई पोलोजनेव है। इसके बाद फ्रैंक कासल यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जब जेक नेल्सन एक बार में ड्रिंक कर रहा होता है तो रूसो उसके पास तक पहुँच जाता है और फिर ये दोनों मिलिट्री में अपने पुराने वक्त को याद करते हैं। नेल्सन कहता है कि सबको लगता है कि हम वेटरन्स ही प्रॉब्लम है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। देश ने हमें अकेला छोड़ दिया है। रूसो को तब बड़ा ताज्जुब होता है जब उसे पता चलता है कि जैक नेल्सन उसे पहले से जानता है। वहीं दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में डॉक्टर डुमोंट रूसो की मेंटल कंडीशन के ऊपर अपने नोट्स को एग्जामिन कर रही होती है और वाइन पीते पीते वो विंडो की तरफ पहुंच जाती है। डॉक्टर डुमोंट को ऊंचाई से डर लगता है, शायद ये उसका चाइल्डहुड फियर है। फिर घबराकर डॉक्टर डुमोंट वापस लौट आती है। इसके बाद फ्रैंक कासल के कहने पर एमी बेंडिक्स निकोलाई पोलोजनेव के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल लेती है और अब निकोलाई फ्रैंक कासल का नेक्स्ट टारगेट है। जैसा कि डीना बदानी ने इन्हें यहाँ से चले जाने को कहा था, तो ये दोनों डीना बदानी के अपार्टमेंट को छोड़कर कर्टिस के यहाँ शेल्टर लेने का डिसाइड करते हैं। इसी बीच जॉन पिलग्रिम न्यूयॉर्क पहुंच चुका था और वो कजान जिम पहुंचकर कजान और बचे हुए रशियन माफिया के मेंबर्स को मार डालता है टू मेक श्योर कि स्कल्ट फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले लोग कम हो सकें। और फिर जॉन पिलग्रिम फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स को ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाता है। गाइस, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो रशियन माफिया के कहने पर एमी बेंडिक्स और उसके ग्रुप ने खींचे थे और फियोना एमी बेंडिक्स के ग्रुप की ही हेड थी और ये फोटोग्राफ्स एंडरसन और एलिजा स्कल्ट की नैया को डुबो सकते हैं। तो इसी वजह से स्कल्ट फैमिली ने जॉन पिलग्रिम को टास्क दिया है अपने इन सभी थ्रेट्स को एलिमिनेट करने का, और जॉन ने ही एमी के ग्रुप का मैसेकर किया है और अब वो एमी और उसके प्रोटेक्टर फ्रैंक कासल के पीछे पड़ा है और उन फोटो वाले कैमरे के कैनिस्टर्स फिलहाल एमी बेंडिक्स के पास मौजूद हैं और साथ में ही जॉन पिलग्रिम रशियन माफिया के लोगों को भी खत्म कर रहा है। और इस सब की मेन वजह क्या है ये हमें आगे क्लियर हो जाएगा, सो पूरी सीरीज को देखते रहिए। सो बैक टू द स्टोरी। आगे फिर हम देखते हैं कि फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स एक फोटो स्टूडियो पहुंच जाते हैं ताकि एमी बेंडिक्स के पास जो फोटोग्राफ्स के नेगेटिव हैं उन्हें डेवलप कर सकें। हालांकि यहाँ स्टूडियो का बंदा बदमाशी दे रहा होता है तो फ्रैंक कासल उसकी पिटाई लगा देता है और एमी बेंडिक्स सक्सेसफुली फोटोग्राफ्स को डेवलप कर लेती है। जब फ्रैंक कासल उस बंदे का काम तमाम करना चाह रहा था तो एमी बेंडिक्स उसे रोक लेती है और कहती है कि इसे पनिश करना ही है तो इसके स्टूडियो को फूंक दो, और फ्रैंक कासल बड़ी खुशी से ऐसा कर डालता है और उसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि कर्टिस डेलियन नाम की एक लेडी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा है। अब बिली रूसो से कर्टिस को भी खतरे का अंदाजा है, तो इसलिए कर्टिस सीक्रेटली एक होटल सूट बुक करा के यहाँ पे रह रहा है। इसके बाद कर्टिस अपने वेटरन सपोर्ट ग्रुप वाली लोकेशन पर होमलेस लोगों के लिए फ्री फीस्ट ऑर्गेनाइज करता है और सब लोग काफी खुश हैं। यहाँ जिम्बो नाम का एक बंदा भी मौजूद है। कर्टिस उसे बहुत प्यार से ट्रीट करता है और उसे स्पेक्स भी गिफ्ट करता है, जिसको पाकर जिम्बो काफी खुश है। कर्टिस उसे एडवाइस करता है कि तुम्हें अपने पास्ट से निकलने के लिए कोई जॉब ज्वाइन कर लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ रूसो डुमोंट के अपार्टमेंट लौट आता है और जैक नेल्सन के बारे में बात करता है, तो डुमोंट पूछती है कि तुमने जैक नेल्सन के साथ थेरेपी सेशन की हमारी बातें क्यों सुनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डुमोंट पूछती है कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थे, तो रूसो बताता है कि लास्ट नाइट मैं जैक नेल्सन के साथ था, हमने साथ में ड्रिंक भी किया और मेरी और उसकी सिचुएशन कुछ कुछ मिलती जुलती है। अब डॉक्टर डुमोंट ये जानकर काफी वरिड है कि जिस तरीके से रूसो अपने इश्यूज को डील करना चाह रहा है वो खतरनाक साबित हो सकते हैं और डॉक्टर डुमोंट को रूसो की काफी फिक्र है। तो डॉक्टर डुमोंट रूसो से रिक्वेस्ट करती है कि वो यहीं उसके अपार्टमेंट में रहे, ज्यादा बाहर न जाए। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि अब फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स के पास फोटोग्राफ्स हैं जिनकी वजह से सारा झोल मचा हुआ है और इन्हें पता है कि निकोलाई नाम के शख्स ने रशियन माफिया को इन फोटोग्राफ्स का काम सौंपा था। तो ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जाकर निकोलाई को कन्फ्रंट किया जाए। इसके बाद फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स अपने हाइडआउट लौट आते हैं जो कि उन्होंने एक ट्रेलर में सेट किया हुआ है और अंदर से ये तो काफी अच्छा लग रहा है। गाइस, आप लोग भी देखें इसे। खैर, बैक टू द स्टोरी। एमी बेंडिक्स फ्रैंक कासल से कहती है कि अब खतरा बढ़ता जा रहा है
तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे भी गन चाहिए। तो फ्रैंक कासल कहता है कि गन चलाना बच्चों का खेल नहीं है, पर ज्यादा इंसिस्ट करने पर फ्रैंक कासल उसे कुछ मूव्स सिखाता है जिससे अपने दुश्मनों को अनआर्म कैसे किया जाए। वहीं जब डॉक्टर डुमोंट किसी काम से अपने अपार्टमेंट से बाहर गई हुई होती है तो रूसो अपने थेरेपी सेशन से रिलेटेड डॉक्टर डुमोंट के मेडिकल नोट्स को ढूंढ लेता है और उन्हें चेक करने लगता है। इसके बाद रूसो भी अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और एक पार्किंग लॉट में कर्टिस होयल को कन्फ्रंट करता है। रूसो को देखकर कर्टिस काफी घबरा जाता है। रूसो कहता है कि मुझे पता है कि कुछ वक्त पहले मैंने तुम पर गोली चलाई थी, पर इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। रूसो इस बात के लिए कर्टिस से सॉरी भी बोलता है। रूसो कहता है कि मैं कस्टडी में वापस नहीं जाने वाला। रूसो कर्टिस से ये भी जानने की कोशिश करता है कि उसके फेस को, उसकी मेमोरी को क्या हुआ है और उसकी इस हालत का जिम्मेदार कौन है जो उससे इतनी नफरत करता है और वो भी क्यों। पर कर्टिस रूसो के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता, तो रूसो यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसके बाद डिटेक्टिव मैनहनी डीना बदानी से मिलने उसके अपार्टमेंट जाता है ताकि रूसो के केस के रिगार्डिंग पूछताछ कर सके। मैनहनी कहता है कि मुझे पता है कि सेंट्रल पार्क के कैराजोल में तुम्हारे और रूसो के अलावा कोई तीसरा भी मौजूद था, और वो तीसरा शख्स कौन है। पर डीना बदानी उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। डिटेक्टिव कहता है कि वहाँ कैराजोल में जो 2 होस्टेजेस थे उनसे पूछताछ करने पे पता चला कि एक स्कल वेस्ट वाले बंदे ने रूसो की पिटाई लगाई थी। मैनहनी क्लेम करना चाह रहा है कि डीना बदानी रूसो के केस के बारे में NYPD से झूठ बोलती आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ मेडिसिन में एमी बेंडिक्स वेट्रेस बनकर निकोलाई तक पहुंच जाती है और उसे वो फोटोग्राफ्स शो करती है जिसके लिए उसने पे किया था। एमी बेंडिक्स ऐसा करके यहाँ से भाग जाती है। निकोलाई अपने बॉडीगार्ड्स को एमी बेंडिक्स के पीछे भेजता है, पर एमी बेंडिक्स काफी स्मार्ट है और वो उन्हें चकमा देकर यहाँ से बच निकलती है। इसके बाद जब निकोलाई अपनी कार में जाके बैठता है तो फ्रैंक कासल ड्राइवर को बाहर फेंककर निकोलाई को किडनैप करके ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक कैफे से डीना बदानी ब्रेकफास्ट करके जा रही होती है तो जॉन पिलग्रिम उसका पीछा करता है, पर डीना बदानी को इसका पता चल जाता है और वो उस पर गन तान देती है और पूछती है कि तुम कौन हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो जॉन कहता है कि मुझे फ्रैंक कासल से तुम्हारे कनेक्शन के बारे में पता है और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे इस राज को राज ही रखूं तो मुझे फ्रैंक कासल और एमी बेंडिक्स की लोकेशन बता दो। पर डीना बदानी उसे कुछ भी नहीं बताती और साथ में ही उसकी एक फोटो भी खींच लेती है ताकि पता लगा सके कि ये आदमी कौन है। इसके बाद जॉन यहाँ से चुपचाप निकल जाता है। इसके बाद डीना बदानी कैफे के सभी डिशेस को कलेक्ट करके वेंडी नाम के एक फोरेंसिक एक्सपर्ट को ऑर्डर दे देती है कि फिंगरप्रिंट से DNA मैच करके पता लगाओ कि ये शख्स कौन है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक कासल निकोलाई को ड्राइव करके सिटी के बाहर तक ले आता है। फ्रैंक कासल निकोलाई को धमकाते हुए कहता है कि इन फोटोग्राफ्स के बारे में और इनकी वजह से हुए सभी मर्डर्स के बारे में मुझे सब कुछ बताओ। निकोलाई फ्रैंक कासल को इन्फॉर्म करता है कि एंडरसन और एलिजा स्कल्ट नाम का एक कपल है जो कि टेस्टामेंट इंडस्ट्रीज के CEO हैं और उनके बेटे का नाम डेविड है जो कि फिलहाल US सेनेटर है। एंडरसन और एलिजा ने उसे जिंदगी भर ग्रूम किया ताकि वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बन सके, पर डेविड में एक कमी है, वो गे है और इन फोटोग्राफ्स में डेविड अपने मेल पार्टनर्स के साथ काफी क्लोज है। तो फ्रैंक कासल कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम डेविड को प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन करने से रोकना चाहते हो। तो निकोलाई कहता है कि हम उसे रोकने के बजाय उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, वी वांट टू ओन हिम। निकोलाई पूछता है कि क्या तुमने ही कजान को मारा है, तो फ्रैंक कासल इसके लिए साफ इनकार कर देता है। तो निकोलाई कहता है कि जिसने भी कजान को मारा है वो तुम्हारे और मेरे पीछे जरूर आएगा। निकोलाई कहता है कि फ्रैंक हम तुम्हें इन फोटोग्राफ्स की अच्छी कीमत देंगे और फिर तुम लड़की को लेकर सेफली इस कंट्री से दूर कहीं चले जाना। तो फ्रैंक कहता है कि मैं थोड़ा ओल्ड फैशन्ड हूँ, मैं रशियंस के साथ काम नहीं करता। जब फ्रैंक कासल उसे मारना ही वाला होता है तो उसे पता चलता है कि निकोलाई की 17 साल की एक बेटी भी है और ये जानकर उसे अपनी बेटी की याद आ जाती है। तो फ्रैंक कासल उसे जिंदा छोड़ देता है और कहता है कि अपनी फैमिली को लेकर ये देश छोड़ दो। वहीं दूसरी तरफ रूसो कुछ वेटरन से ड्रिंक पर एक बार में मिलता है और इन सभी के मन में बुराई हावी हो रही है और ये लोग मिलकर कुछ बड़ा कांड करना चाहते हैं। तभी जिम्बू यहाँ आकर रूसो और बाकियों से हेल्प मांगता है कि मेरी कार को टो करके ट्रैफिक पुलिस ले जा रही है। तो रूसो और उसके साथी टो ट्रक पे धावा बोल देते हैं और जिम्बो की कार को रिक्लेम कर लेते हैं और ड्राइवर को ब्रूटली ठोकने के बाद रूसो जिम्बो से कहता है कि ये शहर छोड़कर टेक्सास चले जाओ। इसके बाद बॉबी नाम का बंदा कहता है कि हमारी टीम जबरदस्त है, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए जैसे बैंक रॉबरी वगैरह। तो रूसो को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है, मगर इसके बाद NYPD जिम्बो को अरेस्ट कर लेती है और जिम्बो कर्टिस को बताता है कि ये सब रूसो का किया धरा है। तो अब कर्टिस को अंदाजा हो जाता है कि रूसो ने अपनी टीम तैयार कर ली है और अब वो नहीं रुकेगा। दूसरी तरफ फ्रैंक कासल के वार्निंग के बाद निकोलाई अपने बॉडीगार्ड्स के साथ प्रिपरेशन करने में लगा है ताकि वो
इस देश को छोड़ दे। पर तभी जॉन पिलग्रिम यहाँ तक भी पहुँच जाता है और वो इन सभी को मार डालता है। इसके बाद डिटेक्टिव मैनहानी डॉक्टर डुमोंट से मिलने जाता है और ऑफिशियली रिक्वेस्ट करता है ताकि वो उसे रूसो का सारा डाटा जो भी उसने अभी तक प्रिपेयर किया है वो उसे हैंडओवर कर दे। डॉक्टर डुमोंट उसे फाइल दे देती है, पर वो उसे ये नहीं बताती कि रूसो यहीं उसके अपार्टमेंट में स्टे कर रहा है। डिटेक्टिव के जाने के बाद रूसो डॉक्टर डुमोंट को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहती हो। इसके बाद रूसो अपना टेम्पर लूज करके डॉक्टर डुमोंट पे धावा बोल देता है, मगर काफी देर बाद अचानक से रूसो उसे किस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ कर्टिस फ्रैंक कासल और डीना मदानी को एक साथ मिलने बुलाता है ताकि ऑनगोइंग सिचुएशन को कैसे डील करना है ये डिस्कस कर सकें। कर्टिस कहता है कि रूसो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है और उसने अपने जैसे कुछ और सरफरे वेटरन्स को अपने साथ मिला लिया है और उसकी वजह से लोगों की जान जा सकती है। अब जॉन पिलग्रिम से रिलेटेड सिचुएशन के बावजूद कर्टिस फ्रैंक कासल को कन्विंस कर देता है कि उसका प्रायोरिटी टारगेट रूसो है और जितना जल्दी हो सके फ्रैंक कासल उसे डील करे। फ्रैंक कासल कर्टिस की बात से एग्री करता है, पर वो क्लेम करता है कि वो रूसो को अपने मेथड से डील करेगा। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड एंड होता है। तो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।